नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। न्यूज़ 24 की स्पेशल सीरीज भारत एक सोच के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूं। कोई तो सोच रही होगी जिसमें राखी गढ़ी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताएं फली फूली। कोई तो सोच रही होगी जिसमें शहर बसे, गांव बसे, उनके बीच रहने वाले लोगों के बीच नई जीवन शैली ने आकार लिया। कोई तो सोच रही होगी जिसमें ज्ञान के प्रसार के लिए तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय खुले। वो भी कोई सोच रही होगी जिसमें अजंता एलोरा के पत्थरों को काटकर विशालकाय गुफाएं बनी। उनके भीतर ना जाने कितने ही शिल्पकारों ने कितने ही वर्षों तक अपनी छेनी से अद्भुत और अकल्पनीय कला से पूरी दुनिया को परिचय कराया होगा। वो भी तो कोई सोच ही रही होगी जिसमें दक्षिण भारत में विशालकाय मंदिर खड़े हुए। मध्यकाल में मुगलों ने कई किले बनवाए। मोहब्बत की निशानी के तौर पर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और आगरा में ताजमहल खड़ा है। वो भी कोई सोच रही होगी जिसमें भारत के भीतर रेल दौड़ी। आज़ादी के बाद IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान खुले। वो भी कोई सोच ही रही होगी जिसमें भारत की तरक्की का फलसफा निकला होगा। प्राचीन काल से मौजूदा दौर तक भारत की बुलंद कहानी तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाली ऐसी ही कुछ बुलंद सोच के साथ आपको रूबरू करवाने का फैसला किया है अपने खास कार्यक्रम भारत निर्माण के सारथी में। सिंधु घाटी सभ्यता से मिले खंडहर साफ साफ इशारा करते हैं कि आपस में मिलकर बेहतर जीवन की सोच कैसे भारत की मिट्टी पर फली फूली और आगे बढ़ी। लोगों ने किस तरह से नई सोच के साथ खेती बाड़ी को उन्नत बनाने, समंदर के रास्ते व्यापार करने के लिए बंदरगाह तक विकसित किए। इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाने में प्रकृति और पशु के महत्व की सोच आगे बढ़ाने के लिए उन्हें देवी देवताओं के साथ कैसे जोड़ा। वक्त का पहिया आगे बढ़ा और भारत में विशालकाय मंदिरों को खड़ा करने का सिलसिला क्यों और कैसे शुरू हुआ, लेकिन किस सोच के साथ प्राचीन और मध्यकालीन भारत में विशालकाय मंदिरों का निर्माण हुआ जो दुनिया के लिए किसी भी आश्चर्य से कम नहीं है। क्या वो सिर्फ धार्मिक आस्था के प्रतीक थे या फिर सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले सूत्रधार के रूप में? आखिर बड़े बड़े मंदिरों को बनाने के पीछे की सोच क्या रही होगी, कभी आपने सोचा है? तमिलनाडु के तंजौर में करीब 1000 साल से ये विशालकाय मंदिर खड़ा है। चोल राजाओं के दौर में बना ये मंदिर एक जमाने में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा सोचिए, इस विशालकाय मंदिर का निर्माण किन शिल्पकारों ने किया होगा, कितने वर्षों तक निर्माण का काम चला होगा, कितना धन और संसाधनों का इस्तेमाल हुआ होगा। मंदिर के गुंबद पर इतने भारी भरकम पत्थर को कैसे पहुंचाया गया होगा, वो भी तब जब दुनिया में न क्रेन का आविष्कार हुआ था और न लिफ्ट का। हिंदुस्तान के नक्शे पर ऐसे कई विशालकाय मंदिर मौजूद हैं जिनकी वास्तुकला, विशालता और भव्यता पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आखिर उस दौर में किस सोच के साथ इतने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया गया होगा? शिल्पकारी का तो बेहतरीन नमूना है। उस समय के हिसाब से देखिए, मैथमेटिकल जो भी डिज़ाइन है आपका, स्क्वायर कह लीजिए, रेक्टेंगल कह लीजिए, ट्रायंगल कह लीजिए, वो हर शेप में आपको उसमें मिलेंगे। और इतने ऊंचे ऊंचे, इतने भव्य मंदिर वहाँ बने और उन मंदिरों में मतलब एक बेहतरीन नमूना शिल्पकारी का, क्योंकि शिखर तक पहुँचते पहुँचते जो एक एक पत्थर लगा हुआ है, खासकर बाहर की ओर, तो वहाँ आप देखेंगे छोटी छोटी बड़ी भव्य मूर्तियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। भारत के मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था के ही केंद्र नहीं थे, बल्कि उनकी विशालकाय संरचना इस तरह की होती थी जिसमें समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाहित किया जा सके। मंदिर लोगों को रोजगार दिलाने से ज्ञान का प्रकाश फैलाने तक में धुरी की भूमिका में थे। नृत्य, संगीत, संस्कृति को बढ़ावा देने में मंदिरों का बड़ा योगदान है।
मंदिरों की भूमिका राजनीतिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व के लिए भी थी, और उस युग की जो एक आत्मा थी, जो स्पिरिट ऑफ द एज थी, वो इन मंदिरों में झलकती है। जो मंदिर है वो अपने आप में केवल उपासना केंद्र ना होकर वो एक स्कूल भी है, एक म्यूज़ियम भी है, एक थिएटर भी है, नाट्यशाला भी है, विद्यालय भी है। वहाँ पर नर्तकियाँ जो हैं, देवदासी जिनको कहते हैं, वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं। उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। खेतीबाड़ी के विकास से लेकर कारोबार को बढ़ावा देने तक में मंदिरों ने अहम भूमिका निभाई। वो भी एक सोच रही होगी जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाओं में ऐसी कलाकृतियों ने जन्म लिया होगा। वो कौन से शिल्पकार रहे होंगे, उनकी कितनी पीढ़ियों ने ऐसी विरासत हमारे लिए छोड़ी है। मध्यकालीन भारत में बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण के पीछे उस दौर के राजाओं की एक बड़ी सोच रही होगी, समाज के कमजोर लोगों की मदद करना भी, क्योंकि मंदिरों के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला। मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया में शिल्पकला और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। मंदिरों के आसपास शहरीकरण को भी बढ़ावा मिला और कारोबार की संस्कृति को बढ़ावा मिला। ऐसे में विशालकाय संरचनाओं के जरिए कहीं न कहीं समाज के एक तबके को आगे बढ़ाने और सबको जोड़ने वाली सोच काम कर रही होगी। भारत के पश्चिमी हिस्से में बारंबार विदेशी आक्रमण के पीछे की एक सोच वहां के बड़े मंदिरों से सोना चांदी लूटना था, जिसका जीता जागता उदाहरण गुजरात का सोमनाथ मंदिर है। दक्षिण भारत के मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं थे, वहां के मंदिरों ने लोगों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिशों में सारथी की भूमिका निभाई है। चाहे रोजगार मुहैया करना हो या फिर शिक्षा दीक्षा का इंतजाम। मध्यकाल में मुगल शासकों से लेकर हिंदू राजाओं तक ने विशालकाय किलों का निर्माण सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन की सोच के साथ किया। एक सोच शेरशाह सूरी की भी थी, जिसने आज के बांग्लादेश के चटगांव से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक सड़क बनवा दी। ये सड़क के जरिए पूरे साम्राज्य को जोड़ने की सोच थी। ये सोच आज भी जारी है। वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क के जरिए रफ्तार बढ़ाने और तरक्की की बुलंद तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही है। आज की तारीख में भारत के नक्शे पर कई ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जहां गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं। वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क के जरिए देश की आर्थिक तरक्की को नई ताकत मिली है। लेकिन जरा सोचिए, जब मोटर गाड़ी नहीं थी, आवाजाही के लिए घोड़ा, हाथी, रथ और बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। उस दौर में भी समाज के दो हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए किस तरह से सड़क बनाने के विचार ने आकार लिया होगा। सड़कों की भूमिका तो हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही किसी भी साम्राज्य के लिए। हम लोग मौर्य काल से अगर देखें तो मौर्य काल में भी इस बात की चर्चा है कि बिहार से लेकर के तक्षशिला तक सड़क थी और भी सड़कें थीं, मगर ये हुआ कि समय बीतने के साथ साथ उन सड़कों का महत्व भी ख़त्म हो गया और सड़कें भी लगभग मिट गईं। जरा सोचिए, आज से करीब 2300 साल पहले किस तरह से राजनीति के प्रकांड पंडित तक्षशिला से पाटलिपुत्र पहुंचे होंगे। करीब 1500 किलोमीटर के इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा। एक ऐसा प्रचलित रास्ता जरूर रहा होगा जिससे लोग इतनी लंबी दूरी तय करते होंगे। इतिहासकारों का मानना है कि सड़कों का निर्माण हर कालखंड में हुआ है, लेकिन शेरशाह सूरी के दौर में आज के बांग्लादेश के चटगांव से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण हुआ, जिसकी लंबाई एक छोर से दूसरे छोर तक 3500 किलोमीटर थी। यानी अगर आज ये रोड नेटवर्क एक साथ जुड़ा होता तो 3 देशों के बीच से गुजर रहा होता। शेरशाह की भूमिका इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण है कि उसने सड़कों के महत्व को समझा और एक नेटवर्क उसने बना दिया सड़कों का। सबसे लंबी सड़क तो पेशावर से सुनारगांव तक थी, आज आप देखें तो 3 देशों से गुजरती है।
इसके अलावा दिल्ली जो उसकी राजधानी थी, वहाँ से आगरा, बुरहानपुर, बनारस, पटना, पटना ग्रैंड ट्रंक रोड से ही जुड़ा हुआ था। तो इन तमाम जगहों पर सड़कों का उसने निर्माण कराया। कभी इसे उत्तर पथ के नाम से जाना गया, कभी शाह राह आजम, कभी सड़क आजम, कभी बादशाही सड़क, तो कभी ग्रैंड ट्रंक रोड। मौर्य काल से लेकर शेर शाह सूरी के दौर तक सड़क नेटवर्क की मजबूती पर खासा जोर रहा। साम्राज्य को प्रशासनिक और सैन्य तौर पर जोड़ने में सड़कों का अहम रोल था। इस सड़क की एक उपयोगिता तो यह थी कि इससे प्रशासन में सुविधा हुई, एक संपर्क लगातार बना रहा। कहीं कोई विद्रोह हो गया तो रक्षा के लिए सेना जल्दी भेजी जा सकी। तो ये एक भूमिका थी, सैनिक भूमिका थी, प्रशासनिक भूमिका थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिस पर कम ध्यान जाता है, कि ये व्यापार के लिए बहुत उपयोगी थी। आप शेरशाह की सड़कों के बारे में देखेंगे कि उस सड़क के किनारे उसने लगभग 1700 सराय का निर्माण कराया। और ये सराय इसलिए थी कि जो यात्री या व्यापारी आते थे वो वहाँ ठहरते थे और फिर वहीं से व्यापारी से सामान खरीदने के लिए लोग आते थे। तो सराय एक तरह का मार्केट प्लेस या बाजार भी थी। मुगल हो या अंग्रेज, सब ने अपने साम्राज्य की मजबूती के लिए सड़कों के नेटवर्क को बढ़ाने पर खासा जोर दिया। मध्यकाल में बने विशालकाय किले भी सत्ता के प्रतीक और इकबाल की बुलंद कहानी बयां करते हैं। दुर्गों का या किलों का निर्माण जो मध्यकाल में हुआ वो कोई नई बात नहीं थी। प्राचीन काल में भी दुर्ग बनते थे और उनकी जो सबसे अहम भूमिका थी वो ये थी कि वो सुरक्षा के काम में आते थे। सैनिकों को रखने के लिए जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई अगर आक्रमण होता है तो वहाँ से सैनिक रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध के लिए दुर्गों का महत्व था। कुछ ये भी था कि बाज़ दुर्ग इसलिए भी बनाए जाते थे कि वो एक राजा के रहने के लिए विशेष रूप से हों। अब जैसे दिल्ली में जो लाल किला है या आगरा का जो लाल किला है वो मुख्य रूप से बादशाह के रहने के लिए था, तो उसकी एक अलग भूमिका थी। आज की तारीख में भी हिंदुस्तान के नक्शे पर मध्यकाल की कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर और किले खड़े हैं जो अपने दौर के किसी खास साम्राज्य, किसी खास नक्शे का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ को राजाओं और बादशाहों ने अपनी शान शौकत और निजी निवास के लिए बनवाया था, तो कुछ सैन्य जरूरतों और साम्राज्य की सुरक्षा के लिहाज से बनवाए गए। हर विशालकाय निर्माण के पीछे एक दूर की सोच जरूर काम कर रही थी। पिछले 450 साल से दिल्ली के बीचों बीच हुमायूं का मकबरा खड़ा है, जो मुगल स्थापत्य कला में बड़े बदलाव की गवाही दे रहा है। तो आगरे का किला और ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी एक बुलंद सोच की कहानी बयां कर रहा है। ये मुगलों के भारत से जुड़ाव, यहीं का होकर रह जाना और यहीं की मिट्टी में फना होने वाली सोच से निकली बुलंद इमारतें हैं। जब अंग्रेज भारत आए तो उनकी सोच में यहाँ बसना कम और संसाधनों का दोहन ज्यादा था। करीब 250 साल पहले भारत में रेलवे लाइन बिछाने का विचार सबसे पहले सामने आया। कुछ प्राइवेट कंपनियों द्वारा रेल ट्रैक भी बिछाए गए। बाद में बंबई और ठाणे के बीच पहली बार रेल की पैसेंजर ट्रेन चली। ये सच है कि अपनी सोच के मुताबिक अंग्रेजों ने रेल की मदद से भारत का सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन किया, पर उससे भी बड़ा सच ये है कि भारत की अनेकता में एकता के एजेंडे को आगे बढ़ाने में रेल ने दमदार भूमिका निभाई है। बात करीब 190 साल पुरानी है। ब्रिटेन में स्टीम इंजन वाली ट्रेन चलनी शुरू हो चुकी थी। उसी दौर में भारत में पहली बार रेल चलाने पर विचार हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अफसर भारत में रेल नेटवर्क विकसित करने के पक्ष में थे, क्योंकि वो रेल के फायदे अच्छी तरह समझ रहे थे। कुछ लाइनें भी बिछाने का काम हुआ, लेकिन सही मायनों में भारतीय लोगों का रेल से परिचय हुआ 16 अप्रैल 1853 को, जब बंबई से ठाणे के बीच पहली पैसेंजर ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पटरी पर दौड़ी। जब पैसेंजर सर्विसेज चली जैसे 1853 में, तो अचानक से भारत के लोगों को मान लीजिए एक जुड़ाव का माध्यम मिल गया। बहुत शौक से, बहुत उम्मीद से
भारतवासियों ने इस यातायात के साधन को अपनाया और आज की स्थिति अगर देखें तो रेल एक अभिन्न अंग बन चुकी है हमारे जीवन का। साल 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच यानी 34 किलोमीटर से रेल का सफर शुरू हुआ। वो 1880 तक 9000 मील से ज्यादा का हो गया। रेलवे ट्रैक बिछाने का काम तूफानी रफ्तार से जारी रहा। वक्त के साथ लंबी दूरी की कई ट्रेनें पूरे भारत को जोड़ने में सूत्रधार की भूमिका में आ गई। मसलन 1866 में शुरू हुई कालका मेल, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से कालका तक जाती थी। पंजाब मेल और फ्रंटियर मेल, जो उस दौर में मुंबई से पेशावर के बीच चलती थी। ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेनों के जरिए भारत के लोग रोजी रोजगार के लिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से पहुंचने लगे। रेलवे की वजह से भारत के विदेशी कारोबार को नया आकार मिला। अंग्रेजों ने रेल की मदद से भारत का सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन किया, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अंग्रेजों के ना चाहते हुए भी रेल नेटवर्क का भारत को फायदा मिला। जाहिर है कि अगर विदेशी शासन रहा तो उसने इस व्यवस्था को, इस रेल की व्यवस्था को अपने पर्पस के लिए यूज़ किया। तो ट्रूप मूवमेंट आया, सामग्री का आयात हुआ, या कहीं जहाँ अराजकता बढ़ रही थी वहाँ रेलवे कैंटोनमेंट एक साथ बन गए, जिससे कि लोकल पब्लिक के ऊपर कंट्रोल पाया जा सके। ये सब विदेशी शासन की नीतियाँ थीं और ये कारगर रूप में आज भी हमें दिखती हैं, इनके साक्ष्य दिखते हैं। अंग्रेज़ों की मंशा तो कोई अच्छी नहीं थी, तो जानते हैं अपने स्वार्थ साधन के लिए वो लाए थे बहुत सारी। और यहाँ पर जिन्होंने रेल बनाने के लिए भी बड़े जुल्म किए, सब बेगारी खटाया लोगों ने। 20-25 हज़ार लोगों ने मिलकर के बम्बई की पहली रेल बनाई थी। किसी को पैसे नहीं देते थे, बहुत सारे लोग मर गए, खप गए, इस तरह से शोषण किया उन्होंने। लेकिन टोटल मिलाकर यदि आप देखें तो ये भारत के लिए वरदान ही सिद्ध हुई ना। इसने पश्चिम का रास्ता खोला भारत के लिए। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने देश को तरक्की के हाईवे पर ले जाने में रेलवे की भूमिका को बहुत ही अहम माना। उद्योगों के लिए कोयला और खनिजों की ढुलाई का काम बड़े पैमाने पर रेलवे के जरिए हुआ। मतलब अब भारत की जो उन्नति की राह है रेल ने ही खोली, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्ल मार्क्स ने उस समय ही कह दिया था कि रेल भारत के लिए उन्नति का एक मार्ग बनेगी। वो आखिरकार सिद्ध हुआ। साल 1969 में इंदिरा गांधी के दौर में राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई, तो 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने शताब्दी ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ाया। लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए गरीब रथ की शुरुआत की, जिसने लोअर मिडिल क्लास को एसी कोच में सफर की झिझक को बहुत हद तक कम किया। ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते दुरंतो जैसे लंबी दूरी की नॉन स्टॉप ट्रेन शुरू की। टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और स्पीड के मामले में वंदे भारत जैसी ट्रेनों से भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है। अंग्रेजों के दौर से लेकर अब तक रेलवे अपनी पटरियों के जरिए ना जाने कितनी बोली, कितनी परंपराओं, कितनी संस्कृतियों का आपस में मेल कराती रही है। अंग्रेज जिस सोच के साथ भारत में शासन कर रहे थे, उस सोच का एक साइड इफेक्ट ये भी रहा कि भारत जैसे बड़ा देश एक प्रशासनिक ढांचे से जुड़ गया। रेल, डाक और तार के जरिए पूरा भारत एक सूत्र में जुड़ गया। अंग्रेजों के दौर में ही देश के भीतर चुनावी प्रक्रिया के लिए एक मेकशिफ्ट रनवे तैयार हो चुका था। आज़ादी के बाद भारत पहले गणतंत्र बना और उसके बाद इसे लोकतंत्र में बदलने की चुनौती थी। भारत में चुनाव कैसे कराए जाएं, लोग वोट कैसे देंगे, ये सारी समस्याएं थी। देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के समक्ष, जो एक आईसीएस अफसर थे, बड़ी चुनौती ये भी थी कि पश्चिम के कच्छ के रण से लेकर पूरब के दूर दराज इलाकों तक मतदान टीमों को मतपेटियों के साथ कैसे भेजा जाए। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, वो अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहले आजादी, फिर संविधान निर्माण
दोनों काम पूरा होने के बाद भारत के लोगों को फैसला करना था कि उनकी संसद और विधानसभाओं में नुमाइंदगी कौन करेगा। बिना चुनाव के ये संभव नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतने बड़े देश में चुनाव कैसे हो, जिससे मुल्क के करीब 85% लोग अपना नाम भी नहीं लिख पढ़ पा रहे थे। वो आजादी की फिजा में किस तरह सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं, ऐसे कई सवालों पर लगातार माथापच्ची कर रहे थे देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। 1951 में पहला इलेक्शन सुकुमार सेन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने अरेंज किया है। बहुत मुश्किल था क्योंकि उनका इलेक्टोरल रोल बनाना है और कौन सा डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस थे, इसलिए बहुत मुश्किल था। चुनाव आयोग के अफसरों ने कड़ी मेहनत के बाद 17 करोड़ 32 लाख से अधिक वोटरों का रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। तय हुआ कि बैलेट पेपर पर किसी भी उम्मीदवार का न नाम होगा न चुनाव चिन्ह। मतपेटियों पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह चिपका दिए गए। मतपत्र पसंदीदा उम्मीदवार की पहचान वाले बैलेट बॉक्स में गिराने की व्यवस्था की गई। ये सोचते हुए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पार्टियों को एक सिंबल होगा, एक छाप होगी, उसकी एक पहचान होगी, और मतपत्र में बैलेट पेपर पर, पहले कागज के बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे, आज बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होते हैं, तो उन मतपत्र पर पार्टियों की पहचान, जो पार्टियों का जो सिंबल है, उसको रखने का निर्णय लिया गया। लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ साथ होने तय हुए। चुनावी दंगल का दायरा करीब 1 लाख वर्ग मील में फैला हुआ था। आजाद भारत में लोकतंत्र की पहली परीक्षा में 53 राजनीतिक पार्टियां मैदान में खड़ी थी, जो अपने अपने तरीके से नए भारत को गढ़ने का वादा लोगों के बीच कर रही थी। पंडित नेहरू कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और हिंदुत्ववादी समेत कई और धाराओं से नेता लोकतंत्र की पहली परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत झोंके हुए थे। उधर कड़ी परीक्षा चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की भी थी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, कुल मिलाकर 4500 सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें करीब 500 संसद के लिए थे और शेष राज्यों के विधानसभाओं के थे। इस चुनाव के लिए 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए और वहां 20 लाख इस्पात की पेटियां भेजी गई। इन मत पेटियों को बनाने में 8200 टन इस्पात इस्तेमाल हुआ। 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर 16,500 क्लर्क नियुक्त किए गए, जिससे मतदाता सूची को क्षेत्रवार तैयार कराया जा सके। मतदान पत्रों को छापने में करीब 3,80,000 कागज के रिम इस्तेमाल किए गए। चुनाव संपन्न कराने के लिए 56,000 पीठासीन अधिकारी चुने गए और उनकी मदद के लिए 2,80,000 सहायकों को लगाया गया। चुनाव में सुरक्षा के लिए मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस के जवानों को भी लगाया गया। फिल्म और रेडियो के जरिए लोगों को चुनाव को लेकर बड़ी कवायद हुई। 25 अक्टूबर 1951 को पहला वोट हिमाचल की चीनी तहसील में पड़ा। पूरी प्रक्रिया 21 फरवरी 1952 तक चली। दूर दराज के कई इलाकों तक चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। कहीं ऊंट, कहीं हाथी, कहीं नाव से तो कहीं पैदल भी जाना पड़ा। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में मिजोरम में बर्मा बॉर्डर से लगे इलाकों में बने पोलिंग बूथ का जिक्र करते हुए एक पत्रकार के हवाले से लिखते हैं, इस इलाके में रहने वाले लोग लड़ाई के दौरान लगने वाली कतारों के सिवाय किसी दूसरी तरह की कतार के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने इस चुनाव का बड़ी जोर शोर से स्वागत किया। वो कई दिनों तक सफर कर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। इस दौरान वो मुश्किल जंगल और घाटियों से गुजरे, वहां रात्रि विश्राम किया और आग के चारों ओर सामुदायिक नृत्य किया। इस तरह मिजो समुदाय के 92,000 लोग, जिन्होंने शताब्दियों से किसी मुद्दे का फैसला तीर और कमान से ही किया था, वो पहली बार मतपत्र के जरिए अपना फैसला सुनाने के लिए सामने आए थे।
लोकतंत्र की पहली परीक्षा में करीब 60% वोटर्स ने हिस्सा लिया। स्वतंत्र भारत में लोगों ने अपने विवेक से संसद और विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया। लोकतंत्र की पहली चुनावी परीक्षा ने भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया। चुनाव दर चुनाव आयोग भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए बदलाव के पथ पर आगे बढ़ने लगा। 1960 के दशक में एक ही बैलेट पेपर पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह वोटरों को दिया जाने लगा। बैलेट पेपर अलग अलग बक्सों की जगह एक ही बक्से में डाले जाने लगे। चुनावी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग नए नए रास्ते खोजने लगा। आदर्श आचार संहिता लागू करने से लेकर बोगस वोटिंग रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र जैसे कदम उठाए गए। ईवीएम के जरिए मतदान का मैकेनिज्म धीरे धीरे पूरे देश में लागू हुआ। इससे कई दिनों तक चलने वाली वोटों की गिनती की प्रक्रिया कुछ घंटों में सिमट गई। पिछले 7 दशकों में भारत के संसदीय लोकतंत्र में अगर लोगों की आस्था लगातार बढ़ी है तो इसमें एक बड़ा योगदान निष्पक्ष चुनाव की सोच को भी जाता है। चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठे उन पर्सनालिटीज को भी जाता है जिन्होंने देश काल परिस्थिति के हिसाब से चुनाव प्रक्रिया में सुधार किए। इसमें सुकुमार सेन हो या टीएन शेषन, सकारात्मक सोच का हमेशा ही देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे वो अंग्रेजों के दौर में शुरू हुई पहली पैसेंजर ट्रेन हो या फिर बुलेट ट्रेन की ओर बढ़ता भारत, मध्यकाल से खड़ी बुलंद भारत की तस्वीर बयां करते मंदिर और किला हो या फिर न्यू इंडिया में इंजीनियरिंग की अद्भुत संरचना, भारत निर्माण में सारथी की भूमिका में कई मुखर सोच लगातार काम करती रही है। आज बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी कि भारत में किस सोच के साथ आईआईटी और आईआईएम खुले। पंडित नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव तक और वाजपेयी से लेकर मोदी तक ने किस सोच के साथ भारत में बदलाव की बुलंद कहानी तैयार की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।